नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को जो यूनिट 5th थी सॉल्यूशंस वाली वो स्टार्ट करवा रखी थी। चलो, उस यूनिट 5th में मैंने आप लोगों को कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस करने के मेथड्स पढ़े थे। आज हम उन मेथड्स से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे। बीएससी यूनिट 5th सॉल्यूशन वाली। इसमें हम आज के वीडियो लेक्चर्स में मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल करा रही हूं, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट ये पढ़ेंगे। देखो, आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एन एक्वस सॉल्यूशंस कंटेनिंग aqueous solution containing 6.3 gram oxalic acid in 250 ml water या in 250 ml water in 250 ml of solution and density of solution is 1.10 ग्राम पर ml। ये दिया हुआ है। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? हम सभी चीजें कैलकुलेट करेंगे ताकि इसे एक न्यूमेरिकल से ही आ जाए आपको। वेट परसेंटेज, ये कौन सी यूनिट में पढ़ा था हमने? वेट यूनिट में पढ़ा था। वेट यूनिट में हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, और थर्ड मोलिलिटी पढ़ी थी। स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया था जिसको, ये निकालेंगे। अब उसके बाद मैं उधर वाले में कैलकुलेशंस करती जाऊंगी एक एक करके। देखो, हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल में वो निकालेंगे। हमें दिया हुआ है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का हमें वेट दिया हुआ है, तो ये मेरे लिए सोल्यूट है। ऑक्जेलिक एसिड यहां पे क्या है? सोल्यूट। तो सोल्यूट का वेट हमने WA से रिप्रेजेंट किया था, वेट ऑफ सोल्यूट। इसको हमने WA से रिप्रेजेंट किया था और वो है 6.3 ग्राम। अब मुझे इसका मोलिकुलर वेट चाहिए, तो मुझे ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला पता है, COOH इंटू 2H2O जुड़ा हुआ रहता है। इसका मोलिकुलर वेट हम निकाल सकते हैं 12, 24। 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन का वेट 12, 12 दूनी 24, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के पास 16, 16 चौक 64, 2 हाइड्रोजन प्लस में 36, वाटर का 18 होता है,
18 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 36, मीन्स ये जो टोटल मोलिकुलर वेट आ रहा है इसका, ये आता है 126। तो मोलिकुलर वेट किसका, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट Ma, ये है हमारे पास 126। इतनी चीजें पता है। उसके बाद हमें वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारे पास है 250 ml। जब वॉल्यूम पता है और डेंसिटी पता है इस सॉल्यूशन की, तो हमें वेट की फॉर्म में निकालना होगा। तो हमें पता है कि सॉल्यूशन को भी हम किस फॉर्म में लेते हैं, वेट की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि अभी तो हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये वॉल्यूम की फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें इस सॉल्यूशन को वेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, वेट यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। और हमें ये पता है कि डेंसिटी जो होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है, मास। मास क्या होता है, वेट। वेट की यूनिट होती है, तो मास क्या हो गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इससे हम क्या निकाल लेंगे, इस सॉल्यूशन का हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, जिसको मैं मास कहूं। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है आपके पास 1.10 ग्राम पर ml। मुझे क्या निकालना है, मास या वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन सॉरी, क्या होगा, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम 250 इनटू में 1.10 और क्या बनेगा, ग्राम। 250 को 1.10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताती हूं, ये आता है 275 ग्राम। ये वेट मिलता है मुझे 275 ग्राम। अब मेरे पास रिक्वायर्ड सारी चीजें हो गई। उसके बाद हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को हटा देती हूं यहां से। एक एक करके हम फॉर्मूला लिखते हैं और उस फॉर्मूले का यूज करके हम ये निकालते हैं। सबसे पहले हम वेट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखते हैं। वेट परसेंटेज था आपका सोल्यूट का वेट अपॉन टोटल वेट इनटू में 100। क्या था, सोल्यूट का वेट अपॉन टोटल वेट। टोटल वेट कौन सा हो गया, सॉल्यूशन वाला वेट। टोटल वेट कौन सा हो गया, सॉल्यूशन वाला, जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का वेट आ गया। तो यहां पे जो सॉल्यूशन है इसमें दोनों का वेट है, इनटू में 100। हमने निकाला था वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन, मैंने आपको लिखवाया था यहां पे वेट ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट प्लस सोलवेंट किसका वेट बन गया, सॉल्यूशन का। इसलिए मैं यहां पे क्या यूज करूंगी, सॉल्यूशन इनटू में 100। वेट ऑफ सोल्यूट क्या है, 6.3 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 275 इनटू में 100।
किस फॉर्म में आएगा? आंसर परसेंटेज की फॉर्म में आएगा। इनको आपस में आपको काटना पीटना जो भी कुछ करना है, ये आपका आता है 2.29% W/W। ये डिफाइन करता है कि वेट परसेंटेज की फॉर्म में रिजल्ट आया है 2.29। क्लियर? सेकंड हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम मोल फ्रैक्शन दोनों, यहां पे सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, इसलिए ऊपर तो किसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे? सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, और नीचे किसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे? पूरे सोल्यूट प्लस सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो पहले हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, मैं एक्सए की बात करूं तो एक्सए का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस एन बी वाले दोनों के नंबर ऑफ मोल्स। अब सबसे पहले मैं इनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल रही हूं। ऑक्जेलिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? ऑक्जेलिक एसिड Na नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन होता है मोलिकुलर वेट। गिवन वेट अपॉन होता है मोलिकुलर वेट। गिवन वेट क्या है? 6.3। मोलिकुलर वेट कितना है? 126। ये तो आ गए नंबर ऑफ मोल्स किसके? ऑक्जेलिक एसिड के। अब मुझे पूरे सॉल्यूशन का वेट पता है और सोल्यूट का वेट पता है, तो सॉल्वेंट जो इसमें वाटर यूज किया गया है उसका वेट मुझे पता चल जाएगा, और जब उसका वेट पता चल जाएगा तो हम सोल्यूट के भी नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकते हैं, क्योंकि मुझे वाटर का मॉलिक्यूलर वेट पता है। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, वो मुझे पता है। अब मुझे इस सॉल्यूशंस के वेट और सोल्यूट का वेट का यूज करते हुए क्या निकालना है? सोलवेंट का वेट निकालना है। इनको भी हटा देते हैं। क्या निकालना है? सोलवेंट का वेट। और सोलवेंट हमारा क्या है? यहाँ पे वाटर है। क्या वेट आ जाएगा? 126 माइनस 6.3। ये वेट किसका होगा? सोलवेंट का वेट होगा। और सोलवेंट का जो वेट आता है वो आता है, सॉरी 126 नहीं, सोलवेंट का वेट ऑफ सॉल्यूशन 275 माइनस 6.3, ये आता है 268.7 ग्राम। अब मेरे पास इसका वेट आ गया, किसका? सोलवेंट का वेट आ गया। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल दूं? सोलवेंट के। मुझे इसका मॉलिक्यूलर वेट पता है mb। मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 18। तो गिवन वेट 268.7 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 18 मीन्स इसके भी नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आ जाएंगे। ऑक्जेलिक एसिड के जो नंबर ऑफ मोल्स आए मेरे पास वो 120 आए, और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स यदि हम इनको आपस में कैलकुलेशन करते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड के तो नंबर ऑफ मोल्स मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेशंस बता रही हूं 0.05
नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, और सोलवेंट वाटर के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आते हैं 15। अब हमें मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? ऑक्जेलिक एसिड का। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मेरे पास सारी चीजें आ गई इसकी। तो मोल फ्रैक्शन XA, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके? सोल्यूट के 0.05 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मींस जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट दोनों आएंगे, तो 0.05 प्लस 15, इनकी आपस में कैलकुलेशन कर लेना और आंसर आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन पार्ट आप पे छोड़ दिया है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूं। इसका जो आंसर आएगा वो 0.0032 मोल फ्रैक्शन आएगा। मोल फ्रैक्शन के बाद अब हम निकालते हैं मोलिलिटी। मोलिलिटी का क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ मोल्स मोलिलिटी का क्या फॉर्मूला था? याद करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मोलिलिटी का क्या फॉर्मूला था? ये था, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ solvent इन वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें? किलोग्राम में। अभी हम किसमें निकाल रखा है? ग्राम में निकाल रखा है। जो सॉल्वेंट का वेट जो हमने निकाला था 275 को 6.3 प्लस करके 268.7, ये ग्राम में निकला था। मैं इसको किलोग्राम बनाऊंगी तो क्या करूंगी? किलोग्राम की फॉर्म में जब मैं चेंज करूंगी तो 268.7 अपॉन में 1000, इतने किलोग्राम बना है। तो जब अब इस फॉर्मूले में रखो m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने निकाल रखे हमने? 0.05 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है किलोग्राम में? 268.7 अपॉन 1000, ये 1000 ऊपर ले जाओ और m इक्वल टू ये आ जाएगा 0.05 अपॉन 268.7 इंटू में 1000, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना और आंसर मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देती हूं। इसका आंसर आएगा 0.19, और इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं तो 0.19 m। अब हम निकालेंगे मोलरिटी और नॉर्मलिटी, वॉल्यूम वेट यूनिट। इसमें पहले हम निकालते हैं मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था? सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशंस के 1 लीटर में डिसोल्व है, वो उसकी क्या कहलाती है? मोलरिटी कहलाती है। ये कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोल्व है? अब हम निकाल रहे हैं मोलरिटी, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलिलिटी और मोलरिटी में डिफरेंस है
मोलेलिटी वेट रेशो, वेट यूनिट वेट का, सॉरी वेट यूनिट थी, और मोलेरिटी जो है वो है वेट वॉल्यूम यूनिट। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम यूज करेंगे। अभी तक हमने जितने भी निकाले वो वेट यूनिट में निकाले, तो हमने जितने भी यूज किए हम क्या यूज कर रहे थे, वेट की फॉर्म में यूज कर रहे थे। अब हम चौथा जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं मोलेरिटी। मोलेरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किस में, इन ml, नहीं इन लीटर। यदि हम लीटर में यूज कर रहे हैं तो इन लीटर, और यहां पे लीटर यूज करेंगे तो यहां 1000 नहीं आएंगे। और यदि मैं यहां पे ml यूज करती हूं वही, तो यहां पे क्या कर दूंगी, इनटू में 1000, क्योंकि लीटर को मुझे ml में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ नीचे 1000 आएगा, वो 1000 कहां चला जाएगा, यहाँ पे। आपको मैंने सीधा ही फॉर्मूला लिख दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, 0.05। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 250 ml, इनटू में 1000। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा 0.2 m। देख लेना आप। अब हम निकालते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को हम n से डिनोट किया, और नॉर्मलिटी में हमें क्या यूज करना पड़ता है, कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसोल्व है, वो क्या कहलाती है, उसकी नॉर्मलिटी कहलाती है। कितने ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसोल्व है, वो उसकी क्या कहलाती है, नॉर्मलिटी कहलाती है। नॉर्मलिटी को हम n से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी वैसे ही होता है जैसे नंबर ऑफ मोल्स का होता है। नंबर ऑफ मोल्स में हम यहां क्या लिखते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो मैं नीचे क्या यूज करूंगी, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। क्या यूज करूंगी, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब ऑक्जेलिक एसिड देखो, COOH COOH 2H2 किस में टूटेगा, ये दो आयंस की फॉर्म में टूटेगा। दो पार्ट है मीन्स इसके पास वैलेंसी कितनी है, 2 है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपका होता है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 126 अपॉन वैलेंसी, चार्ज वैलेंसी क्या है यहाँ पे 2, इस 2 से ये कैंसिल आउट, ये 1 ये 6 3, यही आंसर आएगा। ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया हमने ऑक्जेलिक एसिड का 63। यदि यहाँ पे NaOH होता तो उसका वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन उसकी वैलेंसी, तो NaOH किस में टूटता है, Na प्लस और OH माइनस, मीन्स कितना चार्ज है इस पे, यूनिटी चार्ज है, इसलिए वहां पे 1 यूज करते, और वहां पे मोलेरिटी और नॉर्मलिटी दोनों ही इक्वल होती। क्लियर। तो अब
यहां पे हमने निकाल लिया ग्राम इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू निकाल ली 63। तो अब मैं नॉर्मलिटी के फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देती हूं, नॉर्मलिटी n ये इक्वल टू आएगा, नॉर्मलिटी n की जो वैल्यू होती है ये होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मैं इस बोर्ड को थोड़ा साफ करके, अब देखो इसमें n नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना निकाला हमने 63। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमने निकाला ही नहीं, ये तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये क्या होगा, गिवन वेट क्या है 6.3 अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है 63। ये आपस में शायद कट जाएगा और ये आएगा 0.1 पे। तो आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये तो क्या है 0.1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था 250 ml इंटू में, जब मैं इसको लीटर में चेंज करूंगी तो अपॉन में 1000, तो वो 1000 कहां चला जाएगा, यहां पे काट लो 0.4 n। हमने सभी चीजें निकालना सीख ली। न्यूमेरिकल इसी तरीके से आता है, उसमें से आपको कोई एक चीज निकालना बताएगा, वो जो भी पूछे आप इस तरीके से आपको निकालना आना चाहिए। उसके बाद आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। आपने सेकंड ईयर के अंदर आर्रेनियस का थ्योरी पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक थ्योरी। उसमें क्या कहा था कि जैसे ही इन इलेक्ट्रोलाइट्स को वाटर में डिसोल्व करते हैं ये आयंस की फॉर्म में टूट जाते हैं और कुछ टाइम के बाद इन आयंस में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। क्या कहा, कुछ टाइम के बाद डिसोसिएट और अनडिसोसिएट आयंस के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो अब हम निकाल रहे हैं एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। देखो, अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस इलेक्ट्रोलाइट थ्योरी, क्या लिया हमने, यूनिवैलेंट एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिया है, AB को जैसे ही हम पानी या किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं तो ये आयंस में टूटता है, A प्लस में B माइनस, और कुछ टाइम के बाद इनमें
और इनके बीच में एक ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मीन्स आयंस में टूटता है और ये आयंस वापस एसोसिएट होके इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद एसोसिएशन और डिसोसिएशन प्रोसेस के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। क्लियर यहां तक? इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू हम लॉ ऑफ मास एक्शन से निकालते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। के की वैल्यू आती है, के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये आता है ए की कंसंट्रेशंस इंटू बी की कंसंट्रेशंस अपॉन ए बी की कंसंट्रेशंस अपॉन में ए बी की कंसंट्रेशंस। इनको हम कंसंट्रेशंस को मोलर कंसंट्रेशंस की फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करें तो सी ए की कंसंट्रेशंस को सी ए से डिनोट कर रही हूं, बी की कंसंट्रेशंस को, ये मोलर कंसंट्रेशन है, सी बी से डिनोट कर रही हूं और ए बी की कंसंट्रेशंस को सी ए बी से रिप्रेजेंट कर रही हूं। ये है मोलर कंसंट्रेशन। फिर मोलर सॉल्यूशंस बनाते हैं हम, इसलिए क्या यूज किया मैंने? मोलर कंसंट्रेशंस काम में ली। मैं इस मोलर कंसंट्रेशंस को यहां रिप्रेजेंट करूं और के की वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? के इक्वल टू सी ए इंटू सी बी अपॉन सी ए बी। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हर एक कंसंट्रेशंस पे के की वैल्यू क्या आनी चाहिए? कांस्टेंट आनी चाहिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो हर एक कंसंट्रेशंस पे के की वैल्यू क्या आनी चाहिए? कांस्टेंट आनी चाहिए। लेकिन ये के की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इनकी ये जो एक्चुअल कंसंट्रेशंस ये तो तब मानी जाती है जब इन आयंस के बीच किसी भी तरीके का इंटर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, ये फ्री मूव कर रहे हैं। ये कंसंट्रेशंस कौन सी है? फ्री आयंस की कंसंट्रेशंस। मीन्स पूरा का पूरा आयंस कि जितनी भी कंसंट्रेशंस है या जितने भी आयंस हैं उसमें वो सारे के सारे आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, इन आयंस में जब सॉल्यूशंस कंसंट्रेट सॉल्यूशंस होता है तो आयंस के बीच इंटर अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है। उस इंटर अट्रैक्शन फोर्स से ये आयंस जो हैं वो फ्री आयंस नहीं रह पाते हैं। इनकी जो कंसंट्रेशंस है ये कंसंट्रेशंस ये एक्चुअल कंसंट्रेशंस नहीं हो पाती है, इससे कंसंट्रेशंस कुछ कम मिलती है। तो हम इस कंसंट्रेशंस को रिप्लेस कर दिया एक्टिव मास से। किससे रिप्लेस कर दिया? एक्टिव मास से। एक्टिव मास या एक्टिविटी वो इफेक्टिव कंसंट्रेशंस है जिसमें आयंस फ्री मूव कर रहे हैं। एक्टिव मास या एक्टिविटी वो इफेक्टिव कंसंट्रेशंस है जो कि आयंस फ्री मूव कर रहे हैं। एक्टिव मास आर दोज कंसंट्रेशंस, इफेक्टिव कंसंट्रेशंस। ये क्या होती है? इफेक्टिव कंसंट्रेशंस जिसमें आयंस जो है वो फ्री मूव करते हैं। आयंस मूव फ्री। और ये जो एक्टिव मास होता है या कहीं एक्टिविटी होती है ये उनके एक्चुअल कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या कहा मैंने? एक्टिविटी की
डेफिनेशन सबको समझ में आ गई। एक्टिविटी या एक्टिव मास इलेक्ट्रोलाइट का वो कंसंट्रेशंस है या उन आयंस की वो कंसंट्रेशंस, इफेक्टिव कंसंट्रेशंस है जिसमें आयंस फ्री मूव कर रहे हैं। एक्टिव मास या एक्टिविटी जो होती है वो रियल कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या बताया? एक्टिविटी या एक्टिव मास एक्टिविटी और एक्टिव मास and the concentration of active mass ऐसे लिखो of a ions is directly proportional to the concentration, actual concentrations, to the actual concentrations of ions. कंसंट्रेशंस को मैं C से डिनोट करूं और एक्टिव मास को मैं A से डिनोट करूं तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट काम में लिया, ये A इक्वल टू होता है गामा C। ये जो गामा है ये एक्टिविटी कोफिशिएंट कहलाता है। कई बुकों में इसको F से भी डिनोट किया जाता है, एक ही बात है। ये जो है ये कहलाता है एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोफिशिएंट कहलाता है। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी या इस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्टिविटी कोफिशिएंट की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा या मैं F, आपकी इच्छा है वो दोनों कोई भी यूज कर लेना, दोनों की ये होता है A अपॉन C। इस C को मैं इसके नीचे ले आई तो ये क्या हुआ A अपॉन C। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए तो F की वैल्यू जो है याद रखना, या एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए गामा होता है लेस देन 1। गामा या F ये होता है लेस देन 1 और आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ये वैल्यू आपको खुद को ही पता होनी चाहिए। आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ये वैल्यू गामा की वैल्यू क्या होती है 1। मीन्स आइडियल सॉल्यूशंस के लिए एक्टिविटी और कंसंट्रेशंस की वैल्यू इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि इनमें हमने क्या कहा था, कोहेसिव फोर्सेस की वैल्यू पहले और बाद में इक्वल होती है। तो इनके एक्टिव मास मींस फ्री आयंस का जो या इफेक्टिव कंसंट्रेशंस की वैल्यू और कंसंट्रेशंस की वैल्यू क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। किसमें? आइडियल गैसेस में, आइडियल सॉल्यूशंस में। आइडियल गैसेस आइडियल सॉल्यूशंस में जब A और C की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी उस केस में एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाती है 1। ये था एक छोटा सा टॉपिक आपका एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट। अब K की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर लो, एक्टिव मास की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम
तो K हमारा था कंसंट्रेशंस ऑफ A इंटू कंसंट्रेशंस ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AB। इस कंसंट्रेशंस को मैं इस एक्टिव मास से रिप्लेस करूंगी, इस कंसंट्रेशंस को मैं एक्टिव मास से रिप्लेस करूंगी, तो मेरे पास K की वैल्यू क्या आएगी, एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B अपॉन एक्टिव मास ऑफ AB। भाई एक्चुअल तो यही है उसकी K। अब एक्टिव मास A ये क्या था, ये था गामा A इंटू सी ए इंटू में ये क्या था गामा B इंटू सी बी, और ये क्या था गामा ए बी इंटू सी ए बी। ये इससे हम K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे जो K की वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी वो इक्वल आएगी, सभी कंसंट्रेशंस पे वो K कैसा आएगा, इक्वल आएगा। तो आप लोग इस तरीके से, ये एक छोटा सा टॉपिक था एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट। ये आयनिक सॉल्यूशंस में ही काम में दिया जाता है, क्योंकि आयनिक सॉल्यूशंस में ही दोनों आयंस के बीच इंटर अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है। आइडियल सॉल्यूशंस में एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो 1 होती है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से कम होती है। थैंक यू।